हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम बात करने वाले हैं कैम्स के बारे में, कंप्यूटर एसेट मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। इस वीडियो में मैनेजमेंट सर्विसेज के बारे में, इस वीडियो में मैं उसका पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा और बिज़नेस को समझाऊंगा। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें आपको क्या करना चाहिए, क्या ये नेक्स्ट मल्टी बैगर ग्रोथ देखने को मिल सकती है या इसमें क्या क्या हो सकता है, और वो क्या सारी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे आपके इन्वेस्टिंग डिसीजन को अफेक्ट करेगी, वो सब चीज़ें आपको बताऊँगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सभी तरह के स्टॉक टिप्स और स्टॉक एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। चलिए, सबसे पहले वीडियो चालू करने से पहले कुछ अपडेट देना चाहूँगा। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि आप मल्टी बैगर पिक्स दीजिए, शॉर्ट टर्म के लिए शेयर बताइए, ये बताइए, वो बताइए। ठीक है, मैं उनको एक राय देना चाहूँगा कि कोई भी मल्टी बैगर पिक ढूंढने से पहले, जितने भी लोगों ने हमसे पूछा है वो सभी नए नए लोग हैं या फिर एक छोटे रिटेल निवेशक है। आप किसी भी मल्टी बैगर पिक ढूंढने से पहले जो एग्जिस्टिंग लार्ज कैप है ना, उन पे ध्यान दो। देर आर मैनी लार्ज कैप्स, इतने लार्ज कैप स्टॉक्स है जो अंडर वैल्यूड चल रहे, जिसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताना चाहूँगा जो पिछले हमने एक महीने बताए थे। अगर आप देखोगे डी मार्ट ने यहाँ पे 2800 से लेके 3100 रुपये का रिटर्न दिया है, लगभग आप देख लो 10% का रिटर्न दिया है। एशियन पेंट्स लगभग यहाँ पे 2300 रुपये से अभी यहाँ पे जा चुका है, वो करीबन 2900 रुपये। तो यहाँ पे आप मान के चलो इसने भी कम से कम 20% का रिटर्न दे दिया है। ठीक है, तो ये अभी आप देखो डी मार्ट ने दिया है 10% का, एशियन पेंट्स ने दिया है, प्रिंस पाइप को देख लो आप 25 से 30% का रिटर्न दिया है। ये सब वो कंपनीज है जो फंडामेंटली गुड है। उसके अलावा आप इन्फोसिस देख लो, ये एक ऐसा स्टॉक था जो लोगों ने मिस आउट किया था। ये 1330 पे हम लोग ने दिया था और आज यहाँ पे 1370 का भाव चल रहा है। ऐसे ये मिस आउट स्टॉक्स है। उसी के अलावा अगर आप देखोगे तो फिर हम लोग ने अभी भारतीय एयरटेल दिया है, एसबीआई देख लो आप 10% भाग चुका है। तो इस तरह के आपको है ना लार्ज कैप स्टॉक्स और फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स पे भी ज़्यादा फोकस करना चाहिए, रेदर देन हम लोग एक नया मल्टी बैगर स्टॉक फाइंड करें और उसमें फिर हम यहाँ पे लूज आउट कर जाए। सीडीएसएल को देख लो, मतलब देर बहुत सारे ना स्टॉक्स है, अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है, पर अगर आप है ना किसी भी तरह का मल्टी बैगर पर ढूंढने निकलते हो ना, तो वहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा होती है। और मैं कभी भी किसी को ये नहीं बोलता आप कोई स्मॉल कैप शेयर ले लो, ठीक है, या कोई है ना एकदम पेनी स्टॉक्स ले लो, नहीं, मैं कभी नहीं बोलता, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा रिस्क होती है। इवन कि मैं खुद भी खरीदूंगा ना तो मैं बहुत कम क्वांटिटी खरीदता हूँ। चलो बात करेंगे कैम्स की। तो कैम्प्स में अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे अगर जो प्रॉफिट है 40% से राइज हुआ है। कंपनी ने 11.84 रुपीज़ का एक हेल्दी डिविडेंड अनाउंस किया है। वहीं पे अगर आप देखोगे तो 60 करोड़ रुपीज़ का Q4 पैट रहता है। वहीं पे अगर आप देखोगे FY21 के लिए पूरे साल के लिए 205 करोड़ का प्रॉफिट है। ये जो ग्रोथ है ये एक बहुत ही डिसेंट ग्रोथ है, डबल डिजिट ग्रोथ तो है ही। और अगर आप देखोगे रेवेन्यू जो है वो यहाँ पे 14% से बड़ा है, 199 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू हुआ है। वहीं पर अगर आप देखोगे पैट अपन ने बात करी है, EPS यहाँ पे 12.32 हो चुका है। इसका कोई भी यहाँ पे लिस्टेड पीयर नहीं है और ये जिस इंडस्ट्री में काम करता है वो वहाँ पे बेसिकली मोनोपोली है इसकी। ठीक है, तो वही अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू और पैट की हम लोग बात कर चुके हैं। पैट मार्जिन यहाँ पे 29.5% रहा है, जो पिछले बार से अगर आप देखोगे 24% से बढ़ के आया है। और वहीं पे अगर आप देखोगे तो पिछले क्वार्टर से भी ये पैट मार्जिन आपका बढ़ा है। तो ओवरऑल कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। स्टैंड अलोन बेसिस पे हम लोग को ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पूरे साल के लिए बहुत ही एक मतलब है ना फ्लैट ग्रोथ है। वहीं पे अगर आप देखोगे पैट के अंदर 20% ग्रोथ है, मतलब आप समझ लीजिए कि यहाँ पे जो अपना पैट मार्जिन है उसके अंदर यहाँ पे एक इंक्रीज देखने को मिला। अगर आप देखोगे पैट मार्जिन यहाँ पे 28% का है लगभग, और वो पहले यहाँ पे 24% के लगभग था। तो ये सारी परफॉर्मेंस है जो मेरे को एक अच्छी खासी लगी, बहुत ही डिसेंट परफॉर्मेंस थी कंपनी ने। अगर आप देखोगे यहाँ पे लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस यहाँ पे अचीव किए हैं, 86 मिलियन के ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस किया है। और वहीं पे अगर आप देखोगे जो SIP रजिस्ट्रेशंस थे पिछले 9 महीने के लिए साल के अंदर बहुत ही ख़राब थे, और वहीं पे केवल जो रजिस्ट्रेशंस देखे गए वो 25 लाख न्यू रजिस्ट्रेशन देखे गए। और वहीं पर अगर आप देखोगे कैम्प्स का जो मार्केट शेयर है वो 70% है। और अगर आप जिस इंडस्ट्री में ये लोग काम करते हैं तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें, मतलब ये एक मोनोपोलिस्टिक है ना। तो लोग बाग बोलते हैं ना कि CDSL जैसा स्टॉक बताओ, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ये एक वैसा स्टॉक है कैम्प्स, ठीक है ना। अभी ये 3000 का भाव चल रहा है। आप अगले 3 से 5 साल में अगर आप देखोगे ना, 2 से 5 साल का अगर आप लेते हो तो कम से कम ये स्टॉक आपको 10,000 रुपये का दिखेगा। अच्छा, इसकी अंडर परफॉर्मेंस और इसके पीछे जो एक इसके रिजल्ट्स पे अगर आप ध्यान दोगे तो इसके पीछे एक मेजर रीज़न है कि यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड बिजनेस था पिछले साल बहुत ही सबड्यूड रहा है। अगर आपने देखा होगा लोग बाग म्यूचुअल फंड से आते स्टॉक्स में पैसा लगा रहे थे, और सभी म्यूचुअल फंड कंपनीज जैसे कि अपना HDFC AMC या फिर निप्पॉन लाइफ म्यूचुअल फंड, UTI AMC ने 2-3 महीने से ना एक अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है, क्योंकि लोग बाग म्यूचुअल फंड में बिजनेस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बट धीरे धीरे क्या होगा ना, अब मार्केट यहाँ पे टफ होता जा रहा है। अब वैसी रैली देखने को मिलेगी नहीं जैसी 2020 में देखने को मिली थी। बट यहाँ पे अब लोग बाग क्या करेंगे, अब उनको लगेगा स्टॉक में इतना पैसा नहीं बन रहा है या स्टॉक में ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो लोग बाग अपने शांति से ना म्यूचुअल फंड में वापस आ जाएंगे। और जैसे
जैसे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बढ़ेगी ना वैसे वैसे काम करेगा। अगर आप देखोगे पिछले 2 महीने में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, जो कि इक्विटी म्यूचुअल फंड सबसे बड़ा होता है, उसके अंदर यहाँ पे इन्फ्लोज देखे गए, मतलब उसमें पैसा आया है, पैसा निकाला नहीं गया है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन था और मेरे को लगता है आने वाले टाइम में इसके स्टॉक के अंदर एक बहुत अच्छी खासी तेज़ी हो सकती है। तो ये ओवरऑल एक मैंने आपको हिंट दे दिया है। अभी अपन बात कर लेते हैं कि इनके मैनेजमेंट ने क्या बोला है। तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट बोल रहा है ना कि एक तो इनके AUM और ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स, मतलब असेट अंडर मैनेजमेंट और वॉल्यूम्स, दोनों ही काफ़ी अच्छे रहे हैं। इनकी जो एक ऐप है माई कैम्प्स ऐप जो है, उसके अंदर 4 मिलियन लोग रजिस्टर हो चुके हैं। AIF और PMS के अंदर काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। अभी यहाँ पे लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड और रिकॉन डायनेमिक्स करके 2 प्रोडक्ट है जिन पे इनका फोकस था और वो काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। नेक्स्ट ईयर अभी क्या क्या फोकस है, इनको अकाउंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म का लाइसेंस मिला था RBI की तरफ से 2020 में, और NPS रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी का यहाँ पे एक लाइसेंस मिला है, और पेमेंट एग्रीगेटर का काम मिला है। तो ये इनके 3 फोकस एरियाज है जहाँ पे ये लोग काम करेंगे, और हम लोग समझेंगे भी कि ये इंडस्ट्री क्या क्या काम करती है। और अगर मैं आपको बताऊं, अभी इन लोग ने एक और यहाँ पे बिजनेस को अक्वायर किया था जो कि अपना था, तो इन लोग ने ना फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के जो इनका जो बिजनेस था RTA का, ठीक है, तो वो बेसिकली RTA ऑपरेशंस यहाँ पे एक्वायर किए थे। और उसके बाद ही यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका जो अभी मार्केट शेयर है वो करीबन है ना 70% है, और इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये मार्केट शेयर 73% हो जाएगा। इसके अलावा जो RTA सर्विसेज देती हैं वो अगर आप देखोगे तो सुंदरम है जिसका 1% यहाँ पे मार्केट शेयर है, और कार्वी है जिसका यहाँ पे 26% मार्केट शेयर है। तो ये सारी चीज़ें, और अगर आप देखेंगे तो अपन और बात करते हैं इसके बारे में। अब यहाँ पे चलते हैं, सबसे पहले अपन जानते हैं यहाँ पे इनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में, जिसमें आपको बहुत सारी यहाँ पे इंडस्ट्री की हाईलाइट्स मिलेंगी। RTA का मीनिंग होता है रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। अभी इनके पहले बिजनेस को भी समझेंगे। सबसे पहले कुछ बिजनेस हाइलाइट्स जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन न्यू हाई पे पहुंची है। OTP बेस्ड यहाँ पे अगर आप देखोगे ये आधार बोर्डिंग इनने चालू किया है। H316 का एक मोबाइल गेम ऐप है जो इन्होंने लॉन्च किया है डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए। माई कैम्प्स जो इनके लिए ये डिस्ट्रीब्यूटर का ऐप है और ये कस्टमर्स के लिए ऐप है। फिर इन लोग ने कैम्प्स फाइनेंशियल सर्विस अकाउंट एग्रीगेटर का एक यहाँ पे लेटर ऑफ इंटेंट अकाउंट एग्रीगेटर जो बेसिकली काम चालू किया है। अच्छा, CRA बिजनेस के लिए इनको जो सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, उसके लिए यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिला है NPS के लिए। फिर कैम्प्स पेमेंट एग्रीगेटर सर्विसेज का काम चालू करेगी, जो कि बेसिकली पेमेंट एग्रीगेटर आप देख लीजिए, मतलब जो रेजर पे वगैरह जैसा काम होता है ना, बिल्कुल वैसा ही कुछ काम होगा, ठीक है। फिर इन्वेस्टरी अगर आप देखोगे इन्वेस्टर सेटिस्फैक्ट्री सर्वे वगैरह किया था, और जिसके अंदर बताया कि 95% इन्वेस्टर्स यहाँ पे कैम्प्स की सर्विसेज से यहाँ पे सेटिस्फाइड है। फिर सैंडबॉक्स यहाँ पे चालू किया था, फिनटेक प्लेटफॉर्म है इनका। और वहीं पे अगर आप देखोगे कंपनी को यहाँ पे जो इनके नए CPO और CRO हैं जो यहाँ पे नए आए हैं, ठीक है। अच्छा, इंडस्ट्री AUM अगर आप देखोगे तो 32 ट्रिलियन है, जिसमें से अगर आप देखोगे 22 ट्रिलियन यहाँ पे कैम्प्स काम करता है, ठीक है। और वहीं पे अगर आप देखोगे इंडस्ट्री के अंदर जो ग्रोथ देखी गई है 18.9 की और इनके अंदर 19.2 की है। और वहीं पे अगर आप देखोगे पिछले क्वार्टर से कंपेयर करते हो तो 8.1 इंडस्ट्री ग्रोथ है और इनकी 7.3 है। तो मतलब अगर आप ओवरऑल देखोगे पिछले साल से कंपेयर करते हो तो यहाँ पे इंडस्ट्री को बीट किया है। इक्विटी एसेट्स के अंदर यहाँ पे ओवरऑल 21% राइज हुआ है, बट यहाँ पे 18.5 ही हुआ है। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो प्रॉब्लमेटिक है। देखो मैं आपको एक और समझाता हूँ, इक्विटी में जो पैसा ज़्यादा मिलता है, इक्विटी म्यूचुअल फंड से ज़्यादा मिलता है। और वहीं पे अगर आप देखोगे, जैसे मैंने बताया कि ना इन्फ्लोज चालू हो गया था March 21 में, और वहीं पे अगर आप देखोगे इन्फ्लोज थ्रू SIP रिमेन स्टेडी। और वहीं पे AUM जो बेसिकली लार्जली अगर आप देखोगे एसेट अंडर मैनेजमेंट, जो एवरेज एनुअल एसेट अंडर मैनेजमेंट जो होता है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। अच्छा, उसी के अलावा यहाँ पे मार्केट शेयर ओवरऑल इनका 70% के लगभग आता है। फिर कुछ Q4 मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, जो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स के अंदर आप ग्रोथ देख सकते हो। SIP बुक बेसिकली जो SIP इन्वेस्टर्स होते हैं, SIP मतलब वैल्यू होती है। और अगर आप देखोगे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोसेस्ड और कितने फोलियोज यहाँ पे रजिस्टर हुए हैं और यहाँ पे कितने नए इन्वेस्टर्स को सर्विस की गई है। तो इसी तरह के सभी मैट्रिक्स में एक है ना सिंगल डिजिट ग्रोथ है, बट आने वाले टाइम में इसमें भी एक डबल डिजिट ग्रोथ का टाइम आएगा। जैसे CDSL में ग्रोथ आई थी ना, वैसे ही आएगा, क्योंकि अभी क्या स्टॉक्स में काम हो रहा है। अब यहाँ पे जैसी मार्केट थोड़ा यहाँ पे अगर आप देखोगे ना 2020 जैसे परफॉर्म नहीं कर रहा है। अभी कुछ स्टॉक चलते हैं, कुछ नहीं चलते, सारे स्टॉक नहीं चल रहे। 2020 में सब स्टॉक चल रहे थे। तो अब यहाँ पे लोग बाग है ना थोड़ा थोड़ा म्यूचुअल फंड की तरफ शिफ्ट होंगे, बहुत अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं और उसका टाइम आएगा, ठीक है। वहीं पे अगर आप देखोगे इंडस्ट्री के बारे में बताया कंपनी ने कि यहाँ पे इंडस्ट्री का AUM 8.6% से बढ़ा है और इनका यहाँ पे 10.1% से बढ़ा है। वहीं पे अगर आप देखोगे
इक्विटी के अंदर इनकी थोड़ी बहुत अंडर परफॉर्मेंस रही है। ओवरऑल मार्केट शेयर आप 70% के लगभग मान सकते हैं। और बाकी वही ये सारी ट्रांजैक्शन वॉल्यूम SIP बुक जो 12 मंथ्स के लिए बताया गया है, और यूनिक इन्वेस्टर्स यहाँ पे अगर आप देखोगे 16.6 मिलियन यहाँ पे सर्विसेज है। अच्छा, फिर वहीं अगर आप देखोगे रेवेन्यू के अंदर मैंने आपको बताया कैसे अंदर जो ग्रोथ है। फिर वहीं पे अगर आप देखोगे एसेट बेस्ड रेवेन्यू और नॉन एसेट बेस्ड रेवेन्यू और नॉन म्यूचुअल फंड रेवेन्यू। अच्छा, एसेट बेस्ड रेवेन्यू बेसिकली जो म्यूचुअल फंड के AUM से चलता है, और नॉन एसेट बेस्ड रेवेन्यू जो बेसिकली अगर आप देखोगे तो वो AUM से लिंक नहीं है, वो मतलब है ना साल की फीस है। भले आपका AUM कितना भी हो, आपको उतना तो फीस लगेगा ही लगेगा, ये वो नॉन एसेट बेस्ड रेवेन्यू होता है। और नॉन म्यूचुअल फंड रेवेन्यू जो होता है, जो बेसिकली इनके नए नए बिजनेस है ना, जो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड नहीं है। और वहीं पर अगर आप देखोगे इक्विटी कंपोनेंट अगर आप देखोगे 35% Y-on-Y ग्रोथ देखने को मिली है। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें, इक्विटी है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और पैट के बारे में हमने बात किया, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ इनका 46% है, जो कि अच्छी कंपनियों में नहीं होता है। और EBITDA मार्जिन यहाँ पे 41% है, जो कि बहुत ही बढ़िया होता है। ये अगर आप देखोगे ना, ये ऐसे मार्जिन वाले स्टॉक आपको मिलेंगे भी नहीं, ठीक है ना। और ये बहुत ही एक मतलब अंडर वैल्यूड, और मतलब अंडर वैल्यूड तो नहीं है, बट ये एक हिडन जैम है जो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, और आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छी वैल्यू क्रिएशन होगी। अच्छा, यहीं पे अगर आप देखोगे एसेट बेस्ड फीस और उसके अंदर कैसे कैसे ग्रोथ है, ये 12 महीने के अंदर वो बताया है। और वहीं पर अगर आप देखोगे 90% जो रेवेन्यू आता है वो म्यूचुअल फंड बिजनेस से आता है इनका आज भी। और ये सारी चीज़ें फिनेंशियल्स हम लोग ने देखे कैसे कैसे काम कर रहे हैं। ओवरऑल यहाँ पे जो पूरे साल के लिए रिटर्न ऑन नेटवर्थ था वो 40% था, और वहीं पे ऑपरेटिंग EBITDA मार्जिन 39% थे। वहीं पे अगर आप देखोगे कंपनी बहुत ही हेल्दी कैश फ्लोज के साथ भी बैठी है। 331 करोड़ रुपीज़ का इनके पास कैश बैलेंस है। डिविडेंड पर शेयर अगर आप देखोगे 11.84 रुपीज़ दिया है, और इससे पहले भी यहाँ पे कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पे हेल्दी डिविडेंड यहाँ पे अनाउंस किया था। तो मतलब आप देखोगे ना, तो कंपनी डिविडेंड हाई पेइंग डिविडेंड है, अब डिविडेंड भी अच्छा खासा पे करती रहती है, और वो सब चीज़ें हैं। अच्छा, ये बाकी आप देख सकते हो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की कैसी परफॉर्मेंस रही है, EBITDA मार्जिन्स की, और यहाँ पे बाकी सब चीज़ों की। देखो मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, FY20 FY21 से जो ग्रोथ है ना, वो यहाँ पे बहुत ही म्यूटेड रिस्पॉन्स रहा है, बिकॉज ऑफ ओवरऑल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ही प्रॉब्लम था, ठीक है। बाकी अगर आप देखोगे तो ये रेवेन्यू आप देख सकते हो, रेवेन्यू अगर Q-on-Q बेसिस पे भी आपको देखना है तो यहाँ पे बड़ा है। और वहीं पर अगर आप देखोगे प्रॉफिट फॉर द पीरियड भी Q-on-Q बेसिस पे बड़ा है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बैलेंस शीट में बात करें, ये बेसिकली इस बैलेंस शीट में आई थिंक मेरे को लग रहा है कि डेप्थ है ही नहीं इनका। अगर आप देखोगे नॉन करंट लाइबिलिटीज़ जो है थोड़ी बहुत डेप्ट है। चलिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो डेप्ट बताई जा रही है 13,941 की डेप्ट है, और ये सारी जो चीज़ें। अच्छा, लाइबिलिटीज़ अगर आप देखोगे पिछली बार से कम ज़रूर हुई है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और वहीं पे अगर आप देखोगे तो जो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ है वो यहाँ पे अगर आप देखोगे पिछली जो करंट लाइबिलिटीज़ है जो पिछली बार से थोड़ी बहुत बड़ी है। तो ये सारी चीज़ें पे कंपनी अभी फोकस करती रहेगी। और आने वाले टाइम में अगर आप देखोगे तो कैश बैलेंस भी अगर अपन देखें तो एक अच्छा खासा हेल्दी कैश बैलेंस अपने बैंक के पास है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो जो कैश बैलेंस है 16,000 का है, और वहीं पे जो अपनी लॉन्ग टर्म डेप्ट है वो 13,941 है। तो अगर आप देखोगे तो नेट डेप्ट फ्री कंपनी है, मतलब करंट लाइबिलिटीज़ को अगर अपन हटा दे तो यहाँ पे नेट डेप्ट फ्री है। और यही सारी चीज़ें, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट है प्रॉफिट का, तो आप यहाँ पे देखोगे तो एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। अगर आप ओवरऑल यहाँ पे देखते हो तो टोटल इनकम कहाँ से कहाँ पहुँची है, ये एक अच्छी खासी ग्रोथ है। और ये अभी नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ तो अभी इसने देखा ही नहीं है, ठीक है ना। अभी ये तो जो साल था ना, बहुत ही डिसेंट ईयर था। और अगर आप देखोगे अर्निंग पर शेयर में भी लगातार यहाँ पे अभी ग्रोथ देखने को मिल रही है, और वो सारी चीज़ें हो रही है। अच्छा, एसेट बेस भी कंपनी का लगातार बढ़ता जा रहा है, और ये सब चीज़ें अच्छी लगी मेरे को, ठीक है। वहीं पर अगर आप देखोगे बैलेंस शीट में भी यहाँ पे जो लाइबिलिटीज़ के अंदर चेंजेस हैं वो धीरे धीरे आ रहे हैं। बट यहाँ पे अभी क्या है, ये ग्रोइंग फेज के अंदर बिजनेस है, नए नए बिजनेस तो ये निकालते रहते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो कैश फ्लोज है, आप देख लो इतने हेल्दी कैश फ्लोज है। 1836 लैक्स का यहाँ पे कैश यहाँ पे इंक्रीज हुआ है कैश बैलेंस। तो ये है ना हेल्दी कैश फ्लो जनरेटिंग कंपनी है। स्टैंड अलोन बेसिस पे बात करके हमको कोई मतलब नहीं है। कैम्स के यहाँ पे बिजनेस का ग्लैंस बता देता हूँ मैं फटाफट से। ये लार्जेस्ट RTA है, ठीक है। वहीं पे अगर आप देखोगे टॉप 5 म्यूचुअल फंड को सर्विसेज देती है, और अगर आप देखोगे 15 लार्जेस्ट में से 9 को देती है। 19 ईयर्स यहाँ पे एवरेज रिलेशनशिप होता है। एक म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ जब ये जुड़ जाती है ना तो 19 ईयर्स का रिलेशन रहता है। उसके पीछे क्या रहता है ना, मैं आपको बताता हूँ। एक इनके पास इतना डेटा होता है ना, इतना सारा काम होता है ना, कि एक दिन में आप अपना RTA नहीं बदल सकते। और बेसिकली इनके अलावा RTA जो है वो कारवी है। तो यहाँ पे 2 ही ऑप्शन है, तो बेसिकली इनकी मोनोपोली है, ठीक है। और इनका एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है। मार्क्यू इन्वेस्टर्स है, वार्बर्ग पिंकस और HDFC बैंक और HDFC यहाँ पे इनके शेयर होल्डर है। स्टैब्लिश ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इनका। अगर आप देखोगे पैन इंडिया इनके 272 सर्विस लोकेशन है। और वहीं पर अगर आप देखोगे लेवरेज बेस यहाँ पे कंपनी काम करती है। और वहीं पर अगर आप देखोगे एसेट लाइट मॉडल है। एसेट लाइट मॉडल में होता है इनका कैपेक्स वगैरह बहुत कम होता है।
अच्छा, की हाइलाइट्स क्या क्या हैं और दूसरी तरह की, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इनने अपना थोड़ा बहुत यहाँ पे ना टेक्नोलॉजी पे बहुत काम करती रहती है, रिस्क मैनेजमेंट पे भी काम किया है और वो सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड बिजनेस है वो ग्रो होता हुआ दिखाई दिया। ये म्यूचुअल फंड सर्विसेज है जो जो ये लोग काम करते हैं। तो बेसिकली सर्विस एग्रीगेटर का काम करती है, जो कि है ना मतलब अपने जो म्यूचुअल फंड को जो काम देती है ना, वो ये सारी चीज़ें होती है। फिर यहाँ पे बिजनेस एनेबलर का काम करती है, जिसके अंदर ये अपना अदर तरह के सपोर्ट्स देती है। नॉलेज पार्टनर में बेसिकली यहाँ पे इन्वेस्ट इनके है ना रिसर्च रिपोर्ट्स वगैरह आती है, और यहाँ पे इन्वेस्टर्स और यहाँ पे बाकी सभी म्यूचुअल फंड के स्टेक होल्डर्स को थोड़ी बहुत है ना डेटा वगैरह प्रोवाइड करती है। कस्टमर केयर और इन्वेस्टर सर्विसेज, जहाँ पे मतलब आप अपने ट्रांजेक्शन्स वगैरह और यहाँ पे स्टेटमेंट वगैरह निकाल सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटर का सर्विसेज बेसिकली यहाँ पे ब्रोकरेज कंप्यूटर और ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए काम करती है। और ट्रांसफर एजेंसी यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली कभी भी अपना बिजनेस ट्रांसफ़र का काम होता है ना, वो सब काम होता है। ये इनकी तरह तरह की ऐप्स है, जो यहाँ पे मैं बहुत सारी तो डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये बहुत सारी ऐप्स हैं इनकी, जो यहाँ पे आप इनमें से बहुत सारे लोग के लिए काम भी आती होगी। जैसे कि जो अपने लिए काम आएगी वो मेरे हिसाब से माई कैम्स आएगी, जो कि एक B2C ऐप है। और यहाँ पे तरह तरह की ऐप है। यहाँ पे सेल्स और बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है, म्यूचुअल फंड के लिए है। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट पोर्टल है, और ये सारी चीज़ें, मतलब बहुत ही हेल्दी बिजनेस है। और अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली इनका यहाँ पे काम होता है। ये कैसे काम करती है, तो ये अगर आप देखोगे ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट होता है, फिर यहाँ पे वेरिफिकेशन होता है, फिर KYC वगैरह होता है, फिर ट्रांजैक्शन की प्रोसेसिंग होती है, फिर इन्वेस्टर और डिस्ट्रीब्यूटर को कंफर्मेशन भेजा जाता है, और बैंक के साथ रिकंसाइलेशन होता है। तो ये सारे काम अगर आप देखोगे फ्रंट ऑफिस में ये काम होता है, बैक ऑफिस में ये सारे काम होते हैं, SMS और ये सारा कंप्लायंस वगैरह का काम करने का। ठीक है, उसी के अलावा अदर सर्विसेज क्या है, AIF को अब ये सर्विस देगी, और यहाँ पे पेमेंट कलेक्शन का भी काम करेगी, और इंश्योरेंस के लिए भी ये काम करेगी। इंश्योरेंस रिपोजिटरी सर्विसेज का भी इनको अब यहाँ पे बेसिकली लाइसेंस मिल गया है, तो अब ये इसके साथ काम करेगी। अगर आप देखोगे इनका जो मार्केट शेयर है वो 40% है इंश्योरेंस रिपोजिटरी के अंदर भी। तो ये भी एक है ना बहुत ही अच्छा न्यू एवेन्यू है। अच्छा, उसी के अलावा KYC रजिस्ट्रेशन का काम करती है, सॉफ्टवेयर सोल्यूशंस वगैरह देती रहती है। और अगर आप उसके अलावा अकाउंट्स एग्रीगेटर के बारे में बात करी, और NPS के बारे में इनको जो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे लाइसेंस मिला है, ये 2022 में चालू होने का यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे टारगेट है। और वहीं पे अगर आप देखोगे ये कंपनी ने रिस्क मैनेजमेंट एक सर्विस है जो चालू करी है, जिसमें साइबर सिक्योरिटी, रेगुलेटरी और रिस्क और कंप्लायंस, बेसिकली सेबी वगैरह के नॉर्म्स पे कंप्लायंस करने में कंपनी हेल्प करती है। यहाँ पे स्टेक देखोगे, HDFC का स्टेक अगर आप देखोगे 6% है, बैंक का यहाँ पे अगर आप देखोगे 3.33 है, वार्बक फिनकेस का स्टेक 31% है। मतलब आप देखोगे तो लगभग 40-45% तो यहाँ पे है ना अपना वो है। तो अभी यहाँ पे जो इनकी जो अदर सब्सिडरीज है ना उनके बारे में, ये इंश्योरेंस रिपोजिटरी, इन्वेस्टर सर्विसेज, फिनेंशियल इंफॉर्मेशन सर्विसेज, फिर यहाँ पे सॉफ्टवेयर की जो सर्विसेज देते हैं, और ये सारी चीज़ें। और ये नया बिजनेस है पेमेंट सर्विसेज, जो बेसिकली पेमेंट एग्रीगेटर का काम है। ये इनकी सर्विसेज है और ये इनके सारे काम होते हैं। इनकी पूरी हिस्ट्री अगर आपको जाननी है तो बेसिकली ये कैम्स का यहाँ पे 1988 में चालू किया था इनने बिज़नेस। फिर इन लोग ने क्या किया, अपना जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लिया सेबी से। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अभी कंपनी ने अपना सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू एन ना इशू और शेयर ट्रांसफ़र एजेंट के जैसा भी करवाया। फिर NSDL के साथ ये लोग डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बने, इनके पास ब्रोकिंग लाइसेंस भी है ना। और वहीं पे CDSL के साथ DP बने। फिर उसके बाद यहाँ पे इनने IRDA के साथ इंश्योरेंस रिपोजिटरी बनी। फिर वहीं पर अगर आप देखोगे ये CISPL जो चालू हुई है, इनकी सॉफ्टवेयर वाली कंपनी है। फिर यहाँ पे ये जो दूसरी सर्विसेज चालू करी, और आते आते यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सर्विसेज चालू हो गई। और अभी हाल ही में CRA सर्विसेज है जो कि NPS के लिए है, और पेमेंट एग्रीगेटर है। तो बेसिकली कंपनी है ना ये पूरे फिनटेक प्लेटफॉर्म में है ना बहुत धीरे धीरे ग्रोथ कर रही है, बहुत सारी तरह तरह की सर्विसेज कर रही है, और इससे ओवरऑल यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क हो रहा है। वहीं पर अगर आप देखोगे तो इनके अंदर जो मार्केट इन्वेस्टर्स हैं, अगर आप देखोगे प्रमोटर स्टेक यहाँ पे जो आप देख सकते हो वो करीबन यहाँ पे 30% है, और इंस्टीट्यूशन स्टेक यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेसिकली 48% है। तो लगभग 78% तो बड़े लोगों का स्टेक है, और ये बहुत ही यहाँ पे ना अच्छा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। अब अगर आप बात करते हो कि यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, इस इंडस्ट्री में क्या होगा और कैसे होगा, देखो अभी लगभग है ना भाव 2400 रुपये का चल रहा है। ठीक है, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ये बाय ऑन डिप्स का कैंडिडेट है, 2350 एक बहुत ही अच्छा लेवल है। यहाँ पे आप बाय करते रहो और धीरे धीरे बाय करो, और इसके अंदर कोई भी खतरनाक मल्टीबैगर ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी शॉर्ट टर्म के लिए। बट ये जब से चलेगा ना, ये एकदम से ऐसा उड़ेगा कि मतलब आप देखते रह जाओगे। ठीक है, तो ये एक आप है ना इसको साल भर के लिए एक लॉन्ग टर्म बेट के हिसाब से बहुत ही सेफ स्टॉक है। इसके अंदर ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं होगा, और ये है ना नेक्स्ट CDSL हो सकता है। जैसे पिछली बार ब्रोकिंग इंडस्ट्री चली है, और जैसे ही म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री वापस चल
चलने लग जाएगी ना, तो ये कैम्स का स्टॉक वैसे वैसे चलेगा। अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो होती है तो कैम्स का यहाँ पे स्टॉक ग्रो करेगा, और बाकी जो इनकी सर्विसेज है वो भी यहाँ पे आने वाले टाइम में एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस देंगी। तो यहाँ पे मेरा टारगेट क्या रहता है शॉर्ट टर्म के लिए, देखो मैं ज़्यादा कुछ आपको बताऊंगा नहीं। शॉर्ट टर्म में आप क्या मान सकते हो, 2500 रुपये तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। बट वहीं पर अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो मेरा जो साल के लिए टारगेट है वो 3000 रुपये का है। ठीक है, 3000 का मेरा टारगेट है एंड आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन दिस स्टॉक। तो ये एक बहुत ही अच्छा कैंडिडेट हो सकता है। जो लोग बात पूछते हैं ना लार्ज कैप या फिर कोई फंडामेंटली गुड स्टॉक, तो ये बेसिकली वो है। अच्छा, इनको पी रेशो और उनसे कोई मतलब नहीं है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। इसका जो पी रेशो अगर आप देखोगे तो इसका जो पी रेशो अभी 2400 रुपये इसका पी चल रहा है, मतलब 2400 रुपये इसके भाव है, और यहाँ पे अगर आप 42 के ईपीएस से डिवाइड करते हो तो 57 का पी रेशो है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं, इसको आप किसी से कंपेयर नहीं करते। पी बी रेशो और पी रेशो में यहाँ पे कोई ओवरऑल यहाँ पे है नहीं। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल एक बहुत ही अच्छी कंपनी विद गुड फाइनेंशियल्स एंड गुड यहाँ पे ग्रोथ लेग, तो ये एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को। फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे, ज्वाइन कीजिए हमें ट्विटर पे, और सब्सक्राइब करें हमारे टेलीग्राम चैनल को। थैंक यू सो मच।